हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम सेक्टर की एनालिसिस करेंगे। आज हम ऑटो सेक्टर को हमने चुना है और ऑटो सेक्टर अपने आप में इतना ह्यूज सेक्टर है, इतना विशाल सेक्टर है कि इस सेक्टर से कई और सेक्टर निकल के आते हैं। कैसे निकल के आते हैं और उनकी परफॉर्मेंस किस तरह हो सकती है, किस बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, किस बेसिस पे आप इसकी फ्यूचर ग्रोथ को एस्टीमेट कर सकते हैं, वो हम सारी चर्चा इस एपिसोड में करेंगे। ओके दोस्तों, आज हम निफ्टी ऑटो का पहले हम चार्ट देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि हम आज सेक्टर का व्यू दे रहे हैं। देखिए, निफ्टी ऑटो का चार्ट है। जिस तरह निफ्टी ने मूव किया था आप देख सकते हैं, सेक्टर निफ्टी के ही इर्द गिर्द चाल बनाता है। किसी भी आप सेक्टर को देखेंगे, और जो इंडिविजुअल स्टॉक होते हैं जो बहुत बड़े, जिनकी स्टेक इंडेक्स में, जिनकी वेटेज, जिस स्टॉक की वेटेज इंडेक्स में भारी भरकम होती है, वो निफ्टी के इर्द गिर्द ही चाल करते हैं। तो आप देखिए 2020 का मूव है। आपने कई स्टॉक में भी देखा है कि ऐसे ही मूव आया है स्टॉक में भी। ठीक है, तो ये 2020 का फॉल है। इसके बाद आप देखिए यहाँ से रैली करके यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। और दोस्तों, कोई भी शेयर, कोई भी बाजार, कोई भी चार्ट दरबास बॉस यानी डाउ थ्योरी पे चलता है। डाउ थ्योरी मतलब हायर हाइज, लोअर लोच, इसे इसको बोलते हैं। यानी कि पिछले बॉटम से हाई अगला बॉटम बनना चाहिए, ऐसे इसको बोलते हैं हायर हाइज, या बोल सकते हैं हायर बॉटम, लोअर हाइज और हायर बॉटम, ऐसे आप कर सकते हैं। यार हायर हाइज बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ये तो अपने समझने के लिए एक थ्योरी है। तो दोस्तों, जो डाउ थ्योरी है उसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, डाउ थ्योरी ना दरबास बॉस थ्योरी जिसको बोलते हैं, वो यानी एक बॉक्स में शेयर चलता है, ऐसे बॉक्स में शेयर चलता है और एक टाइम पे आके उस बॉक्स को ब्रेक कर देता है। इसको बोलते हैं दरबास बॉस थ्योरी। दरबास बॉस थ्योरी दोस्तों अमेरिका में इसका इन्वेंशन हुआ था। एक बहुत बड़े डांसर थे, उन्होंने अचानक से किसी प्रोडक्ट को लेके बाज़ार में, एक प्रोडक्ट को ऐसे ही रोज़मर्रा में लोगों को यूज करते देखा और अचानक से उनके दिमाग में आया और वो गए। छोटा सा नॉलेज था उनके पास, ज़्यादा नहीं था, और उसके पास वो उस कंपनी में जाके बहुत अच्छा पैसा बनाया। और उसके बाद उन्होंने एक थ्योरी निकाली, दरबास बॉस थ्योरी, दरबास बॉक्स थ्योरी। निकोलस दरबास जो डांसर थे उनकी ही थ्योरी, इसीलिए इसका नाम है दरबास बॉस थ्योरी। ओके, तो इसकी हम चर्चा फिर कभी एक एपिसोड बनाएंगे कि दरबास बॉस थ्योरी कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती है और कहाँ पे इसका इन्वेंशन हुआ था। ओके, तो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ऑटो सेक्टर पे। ओके, तो दोस्तों ये इसका मंथली चार्ट है और इसके बाद ये वीकली चार्ट है। तो देखिए यहाँ से रिकवरी के संकेत दे रहा है, ये आप देखिए ऐसे जाएगा। उसके बाद अभी हम डेली चार्ट देखते हैं। ये इसका डेली चार्ट है। देखिए यहाँ से भी रिकवरी कर रहा है और ये जैसे ही यानी इस लेवल को ये ब्रेक करेगा या इस लेवल पे ब्रेकआउट के साइन आएंगे, तैसे हमें आप एंट्री ले सकते हो। दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन नहीं, हम सेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं। आप सेक्टर एनालिसिस का हम फुल व्यू देंगे, उसके बाद कुछ इंडिविजुअल कंपनी की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं कि जो ऑटो सेक्टर है ना, इसकी ग्रोथ किस तरह हो सकती है। दोस्तों, किसी भी सेक्टर को एनालिसिस करने का जो बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक तरीका है, मैं आपको बता दूं। बेसिक ये है कि हम ऑटो सेक्टर में एक लॉजिक लगाते हैं कि दुनिया में, पहले तो हम उसके डेटा की बात करें, दुनिया भर में जो ऑटो सेक्टर है ना, वो 2026 तक इंडिया दुनिया का थ्री लार्जेस्ट ऑटो सेक्टर हो जाएगा। और ये अपने देश की जीडीपी में 7% कंट्रीब्यूट करता है ऑटो सेक्टर, जिसके अंदर
80% के आसपास। दोस्तों डेटा 1-2 बेसिस पॉइंट पर 19-20 आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि हम सेक्टर व्यू दे रहे हैं और किसी इस सेक्टर के व्यू में हम डेटाबेस को 19-20 इधर उधर हो सकता है, मोटा मोटी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन 1-2% का ही फ़र्क पड़ेगा। जैसे 80 है तो 81 हो सकता है, या 79 हो सकता है, 79, 80, 81 ऐसे। तो इस बोल के हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों जिसमें से टू व्हीलर का कंट्रीब्यूशन इंडिया पे 80% के आसपास है, और उसके बाद बचे 20% में जो कमर्शियल व्हीकल, हैवी वेट व्हीकल जो लॉजिस्टिक सेक्टर पे यूज होते हैं, जैसे ट्रक हो गया, बसेस हो गया, और कमर्शियल व्हीकल जैसे छोटा लोडिंग गाड़ी हो गया, पिकअप्स हो गए, जिसमें छोटा माल इधर से उधर आप इस सिटी से उस सिटी कर सकते हैं। तो ये लोकल लॉजिस्टिक हो गया, जिसमें डिफरेंट टाइप के आप ऑटो सेक्टर पे आप गाड़ियाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों हम हर दिन हर मिनट कहते हैं, डेटा बताता है कि करीब 12 गाड़ी के आसपास हम स्पॉट भी करते हैं। तो दोस्तों स्पॉट भी बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि रूलर मतलब कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग है, और जो हमारा गांव और देहात में छोटे छोटे कस्बों में टू व्हीलर का बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ पे टू व्हीलर ही ज़्यादा सेल होती है, और जो अपना अर्बन एरियाज में अपना आप ले ले 4 व्हीलर। तो जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है, हमारे इंडिया के लोगों की, हमारे इंडिया की जैसे जैसे आप इंक्रीज होती, तैसे तैसे आप ये देखेंगे कि ऑटो सेक्टर में ह्यूज पेनिट्रेशन आ रहा है। इस तरह एनालिसिस करते एकदम बेसिक। ये तो दोस्तों ये तो ब्रॉडर मतलब ओवरव्यू है, और ब्रॉडर एनालिसिस दोस्तों, ब्रॉडर एनालिसिस जो है ना, डेटा और फंडामेंटल से कम स्ट्रांग नहीं होती है। क्योंकि आप किसी भी सेक्टर की स्टोरी जो है ना ऐसे ही विजुलाइज करेंगे, वो डेटाबेस पे नहीं विजुलाइज कर सकते आप। तो जो ओवरऑल जो ब्रॉडर सेंटीमेंट है और ब्रॉडर जो एनालिसिस है, तो ये और डेटा दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर देखते हैं कि जैसे जैसे लोगों को इनकम और सैलरी वेजेस जैसे जैसे बढ़ेंगे, वैसे वैसे ऑटो सेक्टर में बहुत बड़ी डिमांड आएगी। आप देखते हैं कि इतने सारे 6 लाख, 7 लाख, 5 लाख ऐसे ही कोरोना वायरस के बाद से हमारे देश में एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ हुई है। तो जब ऐसे ग्रोथ होगी तो एमएसएमई को ऑटो भी चाहिए, ठीक है, ऑटो भी चाहिए, और बाइक भी चाहिए, क्योंकि उनको ज़रूरत होगी कहीं जाने की तो बाइक का इस्तेमाल करेंगे। उनको एक छोटा कमर्शियल व्हीकल भी चाहिए सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए। तो कितनी ग्रोथ है। हम मतलब इस ग्रोथ को इस तरह एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसकी ग्रोथ सिर्फ हाउस होल्ड लेवल में ही नहीं है, इसकी जो सेल है ना, ये और अदर लेवल में भी आप देखेंगे। आप बाइक हो गया, वो लोगों के मतलब हाउस होल्ड व्हीकल हो गया, कार हो गया, हाउस होल्ड हो गया, उसके बाद उसमें पैसेंजर व्हीकल भी आप देखते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप इस सेक्टर। तो अब उसके बाद लॉजिस्टिक सेक्टर हो गया। तो दोस्तों ऑटो सेक्टर अपने आप में इतना विशाल है कि वैसे ही 1-2 सेक्टर और क्रिएट कर देता है। इस ऑटो सेक्टर में दोस्तों 2-3 सेक्टर और हिडन जो इसके अंदर छुपे हुए हैं, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पहला हो गया लॉजिस्टिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की इम्पोर्टेंट होती है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्हीकल्स की होती है, क्योंकि लॉजिस्टिक सेक्टर का सबसे सेंटर पॉइंट व्हीकल है। क्योंकि साधन और यातायात की चीज़ें और गाड़ियाँ नहीं होगी तो आप लॉजिस्टिक सेक्टर क्या है? कुछ नहीं है। तो ऑटो सेक्टर से ही जन्म हुआ ना लॉजिस्टिक सेक्टर का। तो ये हिडन हुआ ना, एक सेक्टर निकल के आया लॉजिस्टिक सेक्टर। दोस्तों लॉजिस्टिक सेक्टर अपने देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। क्यों? मान लो आप एक XYZ कंपनी, आप जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो भी गुड्स कमर्शियल और लॉजिस्ट कैपिटल गुड, तो जितना सारा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स,
तो ये जितनी सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियाँ हैं वो अपने सामान को किस तरह ले जाएंगी? लॉजिस्टिक के जरिए, लॉजिस्टिक सेक्टर के जरिए ले जाएंगी। मान लो आपको कश्मीर से केरला आपको कोई ट्रांसपोर्ट करना है, सामान भेजना, अपने कैपिटल गुड की कंपनी है, उसमें बहुत भारी भरकम मशीनरी सामान लोडेड है, तो आपको आप लॉजिस्टिक सेक्टर के जरिए ही ले जाएंगी। तो एक सेक्टर हो गया जो ऑटो इंडस्ट्री से ही निकल के आता है। ओके, दूसरा सेक्टर दोस्तों टूरिज़्म सेक्टर मतलब लग्जरियस बसें और टैक्सीज जैसे ओला, यूबर, जो क्या है वो ऑटो सेक्टर से ही निकल के आती हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जो एसेड है वो किसका है? गाड़ियों का है। तो जब गाड़ियों का एसेड सबसे ज़्यादा रहेगा इस सेक्टर को रन करने के लिए, तो इसका मतलब एक और सेक्टर की डिमांड आ गई। तो इस सेक्टर में मल्टीपल सेक्टर की डिमांड इंक्लूडेड है। तो टूरिज़्म सेक्टर में मान लो आप देखो टूरिज़्म सेक्टर बहुत उभरता हुआ सेक्टर, क्योंकि जिस तरह आप देखते हैं यूरोप, यूएसए और तमाम कंट्री में, सिंगापुर, सेटल, तो जब आप घूमने जाते हो, ओके, तो आप कैसे जाते हो? आप यकीनन अपने बाइक और अपने कार से बहुत दूर तक तो जा नहीं सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस बहुत सारे खर्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं। आप मान लो यहाँ से आप नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया आप अपने कार से जाते हो, मान लो हाउस होल्ड कार है, तो उसमें से आप सोचिए आप कम से कम 50,000 प्लस का आप उसमें ईंधन आप खर्च कर देंगे, पेट्रोल, डीजल या गैसेस जो भी। तो जब वैकेशन पे लोग जाते हैं तो टूरिज़्म सेक्टर की मदद से ही जाते हैं। कोई लग्जरिया बस कर ली, और लॉजिस्टिक सेक्टर मतलब कि पैसेंजर जो लॉजिस्टिक सेक्टर उसके मदद से जाते हैं। तो ये एक डिमांड क्रिएट हुई। और उसके बाद पैसेंजर व्हीकल, ये भी अपने आप में एक डिमांड क्रिएट करता है। किसके लिए? ऑटो सेक्टर के लिए। तो दोस्तों ये सेक्टर इतना बड़ा है कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बिना तोड़े आप एनालिसिस नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से आपको सोचना है। सॉरी, गले में थोड़ा खरांच है। तो इस हिसाब से अगर सोचें तो आप किसी भी सेक्टर को इसी तरह आप एनालिसिस कर सकते। बाद में हमें डेटा में जाना है दोस्तों। ये जो है ना एक स्टोरी क्रिएट करता है, और ये इसमें कितना पेनिट्रेशन है, कितनी डिमांड है, ये हमें सोचने के लिए मदद करता है। इस हिसाब से यदि किसी भी सेक्टर का ओवरव्यू बनाएंगे। और दोस्तों ऐसे ही दूसरे सेक्टर, जैसे मान लो कंज्यूमर सेक्टर, आप कंज्यूमर सेक्टर को किस तरह एनालिसिस कर सकते हैं? सबसे अगर इजी वे में अगर कहा जाए तो सबसे इजी वे में, मान लो आप कंज्यूमर सेक्टर को आइडेंटिफाइड करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? आप अपने घर से शुरू करिए। घर में आप देखते हैं कितना हमारा पर्सनल केयर प्रोडक्ट है। वो पर्सनल केयर प्रोडक्ट फेस वॉश भी हो सकता है, स्किन क्रीम भी होता है, फेस क्रीम भी हो सकती है, हेयर ऑयल भी हो सकता है। तो ऐसे आप सोचेंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे और कि ये जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट है ये किस कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। तो जब आप वो देखेंगे तो वो आपको पता चलेगा। फिर आप उस कंपनी में जाएंगे, फिर आप आसपास अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव के यहाँ भी आप जाते होंगे तो देखते होंगे, तो यार ये फेस वॉश तो यार ये च्यूअल का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो इस तरह आप एनालिसिस करते हैं। तो इसी तरह ऑटो सेक्टर की, किसी भी सेक्टर की एनालिसिस की जा सकती है। उसके बाद डेटा को आप मिलाएंगे। जब डेटा और जो ब्रॉडर सेंटिमेंट ये दोनों जब मैच करते हैं तो दोस्तों ह्यूज स्टोरी क्रिएट हो सकती है। वहीं से मल्टी बैगर निकलते हैं। मल्टी बैगर ना निकले तो एक बेहतरीन कंसिस्टेंट कंपाउंडर ज़रूर निकल के आता है। दोस्तों मल्टी बैगर की डिफिनेशन क्या? मान लो कोई स्टॉक 20 साल में 10 गुना होता है, तो उसको कहेंगे, वो ठीक नहीं कहेंगे, उसको बिलो द एवरेज कंपाउंडर आप कह सकते हैं। लेकिन कोई सेक्टर, कोई स्टॉक है जो 5 साल में आपको 10 गुना देते, उसको बेस्ट कहेंगे। जो 3 साल में 10 गुना करते वो सुपर बेस्ट कहेंगे। तो इस हिसाब से आप इस सेक्टर को देख सकते हैं। दोस्तों इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां जो भारी भरकम बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। देखो मारुति के लिए कहा जाता है कि हर जो 5वां आदमी है ना इंडिया पे, वो मारुति लाइक करता है।
हर चौथा आदमी जो है वो मारुति लाइक करता है। तो इसमें टाटा पे आप देखे होंगे कुछ दोस्तों। मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, मैं जब जहाँ भी जाता हूँ ना 24 घंटे मेरे शेयर बाजार ही नाचता रहता है। जहाँ भी मैं किसी मॉल पे गया, किसी शॉप पे गया, तो मैं देखता हूँ कि लोग क्या खरीद रहे हैं, ज़्यादा किस चीज़ में ज़्यादा पेंट्रेशन है। दोस्तों जब मैं निकलता हूँ कहीं तो मैं हाईवेज पे मेरी नज़र जब गाड़ियों पे जाती है तो मैं ये ज़रूर देखता हूँ ये कौन सी कंपनी गाड़ी, इसका डिज़ाइन कैसा, कितना मस्त लग रहा है। तो मैंने 2-3 सालों में, पिछले 2-3 साल में ये देखा कि जो टाटा है ना, वो टाटा है बहुत बेहतरीन नई डिज़ाइंस की कारें लॉन्च किया है 2-3 सालों में। पहले हम आज से 5 साल पहले देखते थे कि टाटा जैसे ख़त्म होता जा रहा है, उसी कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी, कोई गाड़ी नहीं दिख। आज देख रहे हैं कि एक से एक लग्जरियस गाड़ी आप टाटा की देख रहे हैं। तो ये जो डिज़ाइनिंग, ये जो R&D पे जो इन्होंने जो खर्च किया है ना, R&D पे इन्होंने जो निवेश किया है ना, टाटा ग्रुप वालों ने बेहतरीन किया है। आप देखो महिंद्रा, टाटा और उसके बाद ये अपना इंडियन प्लेयर हो गए और मारुति, ये तीनों दोस्तों, ये तीनों प्लेयर पूरे इंडिया को कंट्रीब्यूट करते हैं। जिसमें से कुछ अभी देखो टाटा, लैंड रोवर और जगाउर, ये तो लग्जरियस ब्रांड में है। तो जब लग्जरियस ब्रांड मैन्युफैक्चर आप करेंगे तो आप बड़ी सोसाइटी को भी टारगेट करते हैं। जिसमें से मारुति भी बहुत अच्छी प्रीमियम टाइप की कारें बनाता है, महिंद्रा भी बहुत अच्छे प्रीमियम कार बनाता है जो बड़ी से बड़ी फैमिलियाँ अफोर्ड करती हैं, बेहतरीन है। और ये छोटी कारें भी बनाता है जो लोअर मिडल और मिडल क्लास, लोअर मिडल और मिडल मतलब लोअर मिडल मतलब मिडल से थोड़ा कम, तो इस क्लास, इस टाइप के फैमिलीज भी उनको अफोर्ड कर पाते हैं। और दोस्तों, और ऐसा हुआ करता है कि इकोनॉमी, देखो इकोनॉमी नीचे से चला करती है। मान लो जैसे कोई गाड़ी, मान लो आप देखते थे कि कुछ समय पहले आप जो प्रीमियम बाइक है ना, जैसे 2 लाख या 2.5-3 लाख की जो कीमत की बाइकें, वो पहले आप सिटी में देखते थे। आज आप देख रहे हैं कि रूरल में यानी गाँव में भी आप इस तरह की बाइक लोग बहुत देखते हुए आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे से, यानी जो नीचे की जो पॉपुलेशन है जो कम अर्निंग करती है, कम कमाई वाली, इसका मतलब ये हो उसकी कमाई भी धीरे धीरे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। यानी कि जो आज से 2 साल पहले शहर में डिमांड थी जिस गाड़ी की, अब गांव का लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अफोर्ड कर पाते थे, आज 2 साल बाद वही गाड़ी गांव में भी अफोर्ड कर रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों ये होगा, इसका मतलब सबसे बड़ा एडवांटेज ऑटो इंडस्ट्री के लिए क्या है, इसका बड़ा एडवांटेज ऑटो इंडस्ट्री के लिए ये है कि आज से 2 साल पहले जो गाड़ी बिक रही थी और वो 2 साल के बाद शहर से तो डिमांड उसकी कम हो गई, क्योंकि शहर वाला जो उसकी इनकम बढ़ेगी तो और प्रीमियम में जाएगा, वो सीधी सी बात है। तो उसकी डिमांड जो 2 साल पहले थी, उसकी डिमांड उठ के गाँव से निकल के आ रही। तो कहने का मतलब ये है कि डिमांड तो उसकी बरकरार है ना। ये बात और है कि मान लो कश्मीर पे, मान लो मुंबई पे एक कस्टमर 100 थे स्विफ्ट डिज़ायर के, लेकिन तो आज 2 साल बाद उसकी जो डिमांड है ना स्विफ्ट डिज़ायर की, वो मान लो मुंबई से कम हुई, उससे 50% ही बची। लेकिन इधर डिमांड गांव से इंक्रीज हो रही, गांव के लोगों की तरफ से इंक्रीज है, रूरल जो एरियाज से वहाँ से डिमांड स्विफ्ट डिज़ायर की इंक्रीज हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ ऑटो इंडस्ट्री के लिए कि उसकी डिमांड तो बरकरार है, वो कहीं चली नहीं गई। सबसे बड़ा एडवांटेज इंडियन इकोनॉमी के लिए इसी बात का है, इसी चीज़ का है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना लोग अपने पायदान बदलते जा रहे हैं। जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती जा रही है वो ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो जब ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जो डिमांड कल सिटी में थी, आज वो डिमांड गांव से आ रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑटो इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो बरकरार है और बरकरार रहेगी। और जो लोअर से लोअर क्लास के लोग हैं, अब जो कस्बे में जो गाड़ियाँ यूज करते हैं, तो उसके बाद फिर वो नीचे चली जाएगी उसकी डिमांड, यानी फिर नीचे से डिमांड उसकी आएगी। आप रिलेट कर पा रहे हैं ना दोस्तों इतनी बेहतरीन, इतनी डिटेल में जो सेंटीमेंट और ब्रॉडर जो एनालिसिस है वो आपको किसी चैनल में नहीं मिलेगी। आप देखिए, आप बहुत सारे चैनल देखते होंगे। हमारा मोटो फाइनेंशियली लिटरेट करना है, हमारा मोटो हमारा सेल्फ मोटो नहीं है। हम सेल्फिश नहीं है, क्योंकि हमने जिससे सीखा था ना
उनसे हमने कहा था, हमने एक बहुत दूर के अंकल थे, बहुत पहले की बात है, तो हम उन जब वो ट्रेड किया करते, जब हम कभी जाया करते थे अपने अपने किसी फैमिली रिलेटिव के साथ, तो अक्सर अक्सर वो जो है ना, उनका हम देखते थे वो कर क्या रहे हैं। फिर एक दिन हमारे मन में सवाल है कि अंकल ये क्या होता है, तो ऐसे हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो हमने एक दिन कहा कि अंकल आपको तो कुछ मिल नहीं रहा हमको सिखाने से, तो आप क्यों हमें सिखा रहे हैं। दोस्तों उसके बाद उन्होंने क्या कहा ना, वो आंखें खोल देने वाली। उन्होंने कहा था कि मैं इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ कि मुझे तुमसे कुछ लेना है, मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी किसी ने कभी सिखाया था। ये पहला हो गया। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि हम पिछले वीडियो में भी एक दो वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा था कि कि मतलब मेरा नाम लेकर उन्होंने कहा कि देखिए, इस दुनिया में हर शख्स के पास कोई ऐसी चीज़ होती है जो लोगों को दे सकता है, जो किसी इंडिविजुअल को दे सकता है, जो सोसाइटी के लिए दे सकता है। वो ज्ञान भी हो सकता है, वो कोई नॉलेज भी हो सकता है, वो कोई स्ट्रेटजी भी हो सकती है, वो कोई किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो सकता है, वो पैसे भी हो सकते हैं, वो किसी भी तरह से कोई भी हेल्प हो सकती है। तो इसीलिए दोस्तों हमने ये तय किया था कि हम फर्स्ट 10,000 लोगों को पहले फाइनेंशियल लिटरेट करेंगे, अपने इंडिया के 10,000 लोगों को। वो कहीं से भी बिलोंग कर रहा हो आदमी, वो इंडिविजुअल, वो पर्सन कहीं से भी, वो गांव से हो, वो कस्बे से हो, वो शहर से हो, ज़रूरी ये है कि हमारा प्रयास उन 10,000 लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। तो दोस्तों ये हुई सेक्टर की ब्रॉडर एनालिसिस। अब हम कुछ एक दो शेयर्स की यहाँ पे चार्ट देखेंगे। दोस्तों हम चार्ट के ऊपर फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्तों फंडामेंटल वाले टेक्निकल को फॉलो करते हो या नहीं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस इनडायरेक्टली हिडन तरीके से फंडामेंटल जरूर फॉलो होता है। क्योंकि जो स्मार्ट हैंड है, वो स्मार्ट जो मनी है ना, वो दोस्तों उसके पास पूरी टीम है फंडामेंटल की, उसकी पूरी टीम बैठी है फंडामेंटल की। जब वो फंडामेंटल दोस्तों देखेगी किसी भी कंपनी, किसी भी सेक्टर में, जब वो अपना व्यू बनाती है, तो वो ऐसे तो व्यू बनाएगी नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी टीम बैठा के रखते हैं, इतना बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं लोगों का, तो वो ऐसे व्यू तो बनाएंगे नहीं। जब वो किसी सेक्टर, किसी स्टॉक पर अपना व्यू बनाएंगे तो एक्शन भी लेंगे दोस्तों, एक्शन लेंगे, क्योंकि व्यू बनाया है तो किसी सेक्टर, किसी स्टॉक में एक्शन भी लेगा, उसमें पोजीशन भी बैठाएगा, अपनी पोजीशन भी लेगा। जब वो पोजीशन लेगा किसी इंडिविजुअल स्टॉक में या सेक्टर में, तो वहाँ पे हमें उसके कदमों के निशान देखने को मिलेंगे। दोस्तों चार्ट एक ऐसी डेटा है, ऐसा पावर है, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी स्मार्ट मनी या कोई भी हैंड अपने निशान को छुपा नहीं सकता है। वो इस चार्ट पर दिखेगा ही, डेफिनेटली दिखेगा। इसीलिए हम चार्ट पे ज़्यादा जोर देते हैं। दोस्तों चार्ट पढ़ना आपको एक बार अगर अच्छे से आ गया ना, तो इस बाज़ार में पैसा बिखरा पड़ा है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा बहुत सारे इंडिविजुअल हैंड कहते हैं जो बाज़ार पे बहुत पहले से हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है जिनके पास, जो बहुत बेहतरीन है, जिनका नाम है इस दुनिया में, इस इंडिया में एनालिसिस के लिए जाना जाता है। तो इसमें निशान दिखेगा और दिखेगा। तो दोस्तों चार्ट भगवान होता है, चार्ट कभी गलत नहीं होता है। आपका फंडामेंटल गलत हो सकता है, लेकिन चार्ट कभी गलत नहीं। अगर मान लो कोई फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी का चार्ट अचानक से गिरने लगा, तो दोस्तों गिरने लगा तो उसमें कोई तो बात है, कोई ऐसी चीज़ है जो स्मार्ट हैंड को पता है। उसके फंडामेंटल जब ख़राब होने वाले होते हैं तब चार्ट पे पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन फंडामेंटल पे निगेटिव इम्पैक्ट 6 महीने बाद होता है, 8 महीने बाद होता है। आप देखिए ना, यस बैंक 2017 में कितनी बड़ी गिरावट किया, लेकिन क्या किसी को फंडामेंटल को पता था कि क्या हो गया है। दोस्तों चार्ट गिरने के बाद फंडामेंटल पे आया कि वो तो फ्रॉड हो गया, उसमें राणा कपूर तो फ्रॉड कर दिया इस बैंक पे, विदेश भागने की कोशिश की, फिर वो नहीं जा पाए, पकड़े गए। फिर उसके बाद 3-4 साल ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद
फिर उसके बाद नया अप्रूवल मिला, नया मैनेजमेंट आया, फिर उसके बाद इस बैंक को आप देख रहे हैं आज भी 15 रुपये 16 रुपये आज भी कंसोलिडेट कर रहा 2-3 साल से। क्या हुआ उसका? जो फंडामेंटल वाले थे ना, जो फंडामेंटल की जो डंका बजाते थे, आज फंसे हुए हैं, आज उनको एग्जिट नहीं मिल रहा है। लेकिन जो फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल भी फॉलो कर रहा था, वो 200 में 300 में ना सही 400 से शेयर गया था, 300 में निकल गया होगा, 3 सेल में शेयर 300 में ना निकला होगा, लेकिन 200 में तो निकल ही गया। लेकिन दोस्तों जो नहीं निकल पाया उसका क्या हुआ? उसकी कैपिटल 90% फॉल हुआ है उसकी कैपिटल का, आप देखिए। और बहुत सारे लोग शेयर इस बैंक में ऐसे लोग फंसे पड़े हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं चलो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, देखते हैं, किस्मत में होगा तो निकल जाएगा, नहीं होगा तो वहीं रहेगा। दोस्तों ऐसे नहीं होता, हमें सही डायरेक्शन में एफर्ट करना, उसके बाद हमें किस्मत को ब्लेम करना है। किस्मत कोई चलती फिरती चीज़ नहीं है जो आके आपको अच्छा शेयर बटन दबाएगी और अच्छा शेयर बाय हो जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। एक्शन हमें ही लेना पड़ेगा, आपको ही लेना पड़ेगा। तो हम दोस्तों अब कुछ चार्ट की चर्चा कर लेते हैं जो ऑटो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। ये दोस्तों चार्ट है टाटा मोटर्स का, ओके। और उसके बाद आप देखेंगे ये इसका मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट है ये 2020 का यहाँ पे ये 2020 का फॉल है। इसका प्राइस 100 रुपीज़ के आसपास आ गया था। इसके बाद से आप देखते हैं कि ये 550 के आसपास तक गया है। ये देखिए ये 500 रुपये तक गया है दोस्तों। अब सोचिए कि एक शेयर है 5 गुना कर दिया 3 साल में, उसके बाद ये कंसोलिडेट कर, दोस्तों इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे नए नए डिज़ाइंस की कारें लॉन्च की है इन पिछले 2-3 सालों में। और इसका जो फ्यूचर है, एक समय तो लगा था दोस्तों टाटा मोटर डूब गया है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा ग्रुप है दोस्तों। टाटा दुनिया का सबसे विशाल लोहार है, एक तरह से बोलो, वो सुई से लेके हर चीज़ को मैन्युफैक्चर करता है। तो इतनी आसानी से ग्रुप डूबा नहीं करते हैं, इसलिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों एक बात मैं और कह दूं कि इस दुनिया को ख़त्म होने पे वेट कभी मत करना, क्योंकि ये सैकड़ों साल में एक बार होता है। आप जो चीज़ सैकड़ों हज़ारों साल में होनी है, उसके लिए आप आज से डर के बैठोगे तो आप सोचो अपनी ज़िंदगी का आप क्या कुछ खो दोगे। इस हिसाब से आपको एनालिसिस करनी है। तो दोस्तों ये जो है मंथली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। देखो ये कंसोलिडेशन कर रहा है यहाँ से दरबास बॉस थ्योरी के तहत, जैसा कि हमने कहा कि कोई भी स्टॉक चलता है, ये देखिए ऐसे। दोस्तों ये जो है ना, ये एक टाइम पे आके यहाँ से ब्रेक करेगा, ऐसे निकल जाएगा और इससे नीचे नहीं जाने वाला है। जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं 100 में आएगा 200, कभी नहीं आएगा दोस्तों। आया था एक मौका, लेकिन अब नहीं आएगा। ये 2-3 सालों में अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिन्होंने कैप्चर किया उन्होंने किया है। और दोस्तों ऐसे ही महिंद्रा का चार्ट आप देख सकते हो, महिंद्रा MNM, ठीक है ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो तो आप जानते हैं। जो भी कंपनियां हैं वो सभी हम जानते हैं, जो भी नामी कंपनियां हैं, जो भी ऑटो इंडस्ट्री में, कुछ बहुत छोटी कंपनियां नहीं है कि कोई दिक्कत की बात है, सब जानते हैं। आप मारुति को भी जानते हो, इसलिए हम सिर्फ इसी चार्ट को एनालिसिस कर किए दे रहे हैं और किया भी है। ये देखिए ये डेली चार्ट है दोस्तों। यहाँ से जो है ना, यहाँ से देखिए आप इस रेंज को देखिए, ये पहले बड़ी थी, अब यहाँ से ये रेंज नैरो होती जा रही है। इसका मतलब आप समझते हैं, जब कोई एक चाल पे कोई शेयर चल रहा होता है और एक टाइम पे आके नैरो होने लगती है उसकी चाल, यानी संकरी होने लगती है, तो वो ब्रेकआउट का साइन होता है। अब जब कोई शेयर चलते चलते उसकी चाल बड़ी होने लगती है, यानी पहले एक शेप में थी, एक मीडियम शेप में, अब उसकी वो जो है ना, उसकी जो ऊपर की चाल है वो बड़े बड़े कैंडल्स में फॉर्म होने लगी, बड़े बड़े मूव्स में फॉर्म होने लगी। तो इसका मतलब वो गिरावट का साइन होता है, ठीक है।
ये दोस्तों चार्ट पे हमने बहुत टाइम दिया दोस्तों। चार्ट पे चार्ट कैसे रीड करना, आपको पहले कुछ समझ में आ रहा हो या नहीं, सिर्फ आपको चार्ट खोल खोल के देखना ही है। कम से कम आप 200, 100, 300, 500 जितना आप हो सके उतना चार्ट आपको डेली देखना ही है दोस्तों। पहले आप जब चार्ट सीखेंगे बाद में फंडामेंटल भी सीख जाएंगे। तो दोस्तों जो बाज़ार की जो पकड़ है ना वो स्ट्रांग होती है। जो फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत स्ट्रांग होते हैं उनको आप देखते होंगे कि फंडामेंटल करने वाला आदमी भी नहीं संतुष्ट है। क्योंकि उसकी मूवमेंट उसको नहीं पता है ना, क्योंकि उसे चार्ट आता नहीं तो उसको मोमेंट नहीं पता होती कि इन 2 महीने में, 1 महीने में, 1 साल में क्या होने वाला है। लेकिन ये जो छोटा मूव है ना दोस्तों, 2 साल का मूव बहुत छोटा मूव नहीं कहते उसको, वो बहुत बड़ा व्यू है। अगर चार्ट पे 2 साल का व्यू मिल जाए तो दोस्तों आप राजा नहीं हो, आप राजा हो। 2 साल का मूव क्या कम होता है अगर पता चल जाए चार्ट से? नहीं कम होता है दोस्तों, नहीं कम होता। और मैं कहता हूँ चार्ट से लॉन्ग टर्म भी संभव है निवेश करना दोस्तों। ठीक है, बाय बाय। आप ऐसे ही हमारे सहयोग देते रहिए, ऐसे ही हमें फॉलो करते रहिए। हम आपको हर तरह की नॉलेज देंगे जो बाज़ार में आपको प्रीमियम आपको प्रीमियम एनालिसिस आपको प्रोवाइड करेगी। ओके, तो आप शेयर करिए, लाइक करिए। और जो भी आपकी समस्या, आपको कोई चीज़ नहीं अच्छा, कोई आपको ऐसा लगता है कि आपने ये चीज़ ठीक नहीं की, ये गलत है, तो आप दोस्तों डेफिनेटली आप बेशक बिना हिचकिचाहट के आप कमेंट्स कर सकते हैं। हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। मैं लर्नर हूँ और दोस्तों इस संसार का वो हर शख्स जवान है जो सीखता ही जा रहा है, और वो शख्स बूढ़ा है जो सीखना बंद कर दिया। दोस्तों हेनरी फोर्ड ने कहा था कि वो शख्स जवान है, 80 साल के होते हुए भी जवान है जो सीख रहा है लगातार, और वो शख्स बूढ़ा है जिसने सीखना बंद कर दिया। तो ये जो कोटेशन है ना, ये बहुत बेहतरीन कोटेशन है। और लास्ट में गोल्डन स्टेटमेंट ये है कि कोई गेम खोजो जिसे तुम जीत सकते हो। दोस्तों इस कोटेशन को जो हम कह रहे हैं, इस कोटेशन को रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा था, जिसने कई बुक लिखी हैं, जिसमें पहले बुक है सबसे पॉपुलर बुक रिच डैड पुअर डैड। उन्होंने कहा था कि कोई गेम खोजो जिसे तुम जीत सकते हो, उम्र झोंक दो उसे खेलने में और जीतने के लिए खेलिए। दोस्तों वीडियो आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि जब लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। ओके, देखिए तो पूरा देखिए। आपको टाइम नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके, आज जैसे आपने 10 मिनट की वीडियो 5 मिनट देखी, आप शाम को या दूसरे दिन आप दूसरा 5 मिनट देख सकते हैं। कोई आपके टाइम से ज़्यादा कीमती ये मेरा वीडियो नहीं है, इसलिए आप अपने टाइम को तवज्जो दीजिए, बाद में हमें तवज्जो दीजिए। दोस्तों मैं बहुत हम्बल हूँ और मैं इस फैक्ट को भी समझता हूँ कि आपके टाइम से ज़्यादा वैल्यू मेरा वीडियो नहीं है, इसलिए आप देखिए, एंजॉय करिए और बेहतरीन नॉलेज लीजिए। कमेंट्स करिए, किसी भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करिए। कोई भी अदर टॉपिक में आपके कौन सा टॉपिक चाहिए, आप कमेंट्स करेंगे कि मुझे ये टॉपिक चाहिए तो मैं उसी टॉपिक पे बनाना चालू करूँगा। मैं ज़रूरी नहीं समझूंगा कि ये टॉपिक ज़्यादा ज़रूरी है, उसी पे चलूँगा। ओके, बाय बाय।